हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीलिम्स 2021 की परीक्षा में अब 150 से भी कम दिन का समय शेष बचा है और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता है वह है अभ्यास। अगर आप प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में सफलता की जो गारंटी है बहुत कम हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ का संचालन किया जा रहा है, आप उस टेस्ट सीरीज़ को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और इसी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आने वाले कुछ दिनों में हमारे द्वारा कुछ ओपन टेस्ट भी कराए जाएंगे। जो ओपन टेस्ट फुल टेस्ट होंगे और आप इनको देख करके इनको इस टेस्ट के माध्यम से अपनी जो आपकी तैयारी है उसकी एनालिसिस करिए, उसका विश्लेषण करिए कि आप किस हद तक तैयारी में सही जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज अपनी इस वीडियो में जो हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट हुआ था UHC09, इस प्रश्न पत्र की हम चर्चा करेंगे। इसके जो प्रथम 25 प्रश्न हैं इसको हमने पहले की वीडियो में देखा हुआ है। आज हम इसके अंतिम 25 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जो हमारा आखिरी प्रश्न था वह प्रश्न क्या है, देखिए पढ़ते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में जारी भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। प्रश्न है कि इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए हैं दोस्तों। पहला कथन क्या है कि यह रिपोर्ट विधि और न्याय मंत्रालय के तहत विधि कार्य विभाग द्वारा जारी की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वह है कि 2019 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में कमी देखने को मिली है। अब तीन स्टेटमेंट है, आपको इन तीनों स्टेटमेंट सही कथनों का चयन करना है। दोस्तों, अगर मैं आपको एनालिसिस करूं, मतलब इस रिपोर्ट के बारे में बताऊं, इसके आंकड़ों के बारे में बताऊं, तो यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट पहली बात NCRB के द्वारा जारी की जाती है। और NCRB होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक निकाय है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और इस रिपोर्ट में 2019 का जो रिपोर्ट है उसने इस रिपोर्ट में कुछ बातें बताई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझिएगा। इस रिपोर्ट में पहली बात कहा गया कि शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति जो अपराध हैं वो 2018 की अपेक्षा 2019 में 7.3% बढ़े हैं। उसके साथ ही साथ कहा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रति जो अपराध हुए हैं, उनके विरुद्ध जो अपराध किए गए हैं, उनकी संख्या 26.5% बढ़ी है। और जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं उनकी संख्या में भी करीब 7.3% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद एक सबसे विशेष आंकड़ा जारी किया गया जो कि साइबर अपराध के बारे में है। और कहा गया कि साइबर अपराध के मामले में इस बार करीब 63.5% की वृद्धि देखने को मिली है। तो यह जो चार महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसके बाद कहा गया कि शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं उनमें जो सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात राजस्थान और फिर बिहार, ये तीन स्टेट हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध अपराध सबसे ज्यादा हुए। उसके बाद अगर शेड्यूल ट्राइब की बात मैं बताऊं फिर से, तो इसमें सबसे अधिक अपराध मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर उड़ीसा में देखने को मिला है। जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए उनमें प्रति लाख जनसंख्या पर जो सबसे अधिक अपराध थे वो असम राज्य में देखने को मिला। तो इस प्रकार से यह जो पूरा आंकड़ा है यह क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट में NCRB के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि यह विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, तो यह कथन गलत हो गया, आप समझिएगा यहाँ से। दूसरा स्टेटमेंट था कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, तो यह स्टेटमेंट सही था। जैसा कि मैंने ये बताया कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर बिहार में अपराध हुए हैं। अगर मैं तीसरा स्टेटमेंट देखूं तो ये दिया हुआ है कि 2019 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में कमी देखने को मिली है। तो यह बात समझिएगा कि अपराध में कमी तो नहीं हुई है कहीं पर भी, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, अर्थात आंसर हो गया डी। इस प्रकार से हम अगला प्रश्न अच्छा देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैंने ग्राफ भी रखा हुआ है, आप इस ग्राफ को देखिएगा। ग्राफ में दिया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब दोनों के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं उनका आंकड़ा कैसे बढ़ा है। प्रश्न समझिएगा, अगला प्रश्न यह पूछा सकता है कि क्या इनके विरुद्ध जो अपराध हुए हैं उनमें लगातार वृद्धि हुई है। तो हमको समझना है कि लगातार वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि आप देखिए 2018 का जो वर्ष था उसमें 2017 की अपेक्षा कम अपराध देखने को मिला है। तो आपको समझना है कि अगर ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जहां पर लगातार वर्ड का प्रयोग कर रहा है तो वैसे स्टेटमेंट को हम हमेशा सही नहीं मानेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं कुछ और मुद्दों के बारे में बताऊं इस रिपोर्ट से संबंधित, तो ये जो रिपोर्ट आया जब, तो इसके बाद एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI,
उसने कहा कि एनसीआरबी के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उसमें बहुत ही संदेह है। संदेह क्यों है? क्योंकि जो पुलिस है वो बहुत से जो अपराध होते हैं उनका एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिल पाता है। इस कारण से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समुदाय के साथ होने वाला भेदभाव है, यह आंकड़ा उनका सही प्रतिनिधि नहीं करता है। तो यह बात हमको यहाँ पर समझनी होगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि एफसीआरए संशोधन 2020 के तहत गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ की बात कर रहा है के लिए नए नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना होता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि प्रत्येक एफसीआरए पंजीकृत गैर सरकारी संगठन को नई दिल्ली स्थित किसी भी भारतीय बैंक में एफसीआरए चिन्हित बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। और अगला स्टेटमेंट है कि प्रशासनिक व्यय के लिए धनराशि को प्राप्त विदेशी फंड के 50% से घटाकर 20% तक कर दिया गया है। अब समझिएगा यह न्यूज़ में क्यों रहा। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एफसीआरए का जो 2010 का विधेयक था उसमें संशोधन किया 2020 में। तो उस संशोधन के तहत कुछ संशोधन हुए हैं, उसमें क्या क्या मेन बातें रही वो समझिएगा। पहला स्टेटमेंट कहा कि हर गैर सरकारी संगठन जो भी एनजीओज हैं अगर उनको फॉरेन से कोई धन लेना है तो उसके लिए गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण करना होगा, ना कि वित्त मंत्रालय के पास। तो समझिएगा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। हमको जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है एनजीओज को वो गृह मंत्रालय के पास होता है। अगला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक एफसीआरए पंजीकृत गैर सरकारी संगठन नई दिल्ली में किसी भी भारतीय बैंक में एक चिन्हित बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। यह नहीं है। यहाँ पर सरकार ने साफ साफ कहा है कि किसी भी भारतीय बैंक की जगह सिर्फ और सिर्फ एसबीआई, आप एसबीआई में ही अपना खाता खोलिए और तभी हम आपको वहाँ पर विदेशी अंशदान लेने के लिए अनुमति देंगे। उसके बाद अगला स्टेटमेंट था कि प्रशासनिक व्यय के लिए धनराशि को प्राप्त विदेशी फंड के 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है। अर्थात जैसे कोई एनजीओ होती है जिसने मानिए कोई फॉरेन से 100 रुपये लिया तो आप उस 100 रुपये में से सिर्फ 20 रुपये अपने प्रशासनिक व्यय में खर्चा कर सकते हैं। बाकी 80 रुपये जो है वो जिस उद्देश्य के लिए आए उस उद्देश्य के लिए आपको खर्चा करना होगा। तो इस प्रकार संशोधन किया गया है। तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो केवल ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वह उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देना है। बात समझिएगा दोस्तों, यह जो पहल है यह पहले सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए की गई है, अनुसूचित जाति के लिए की गई है। इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट दे रहा है कि इस मिशन को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, अर्थात एमएसएमई मंत्रालय की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों यह जो पहल है यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वह भी गलत हो गया। अब समझना आपको यह है कि बहुत से दोस्तों ने इसका आंसर जानने के बावजूद भी आंसर गलत किया हुआ। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमको जो नहीं वर्ड है उसको ध्यान देना है और जब भी हम नहीं को पढ़े तो हम यहाँ पर सर्कल कर दें ताकि हमें पता चले कि नहीं जो वर्ड है वो की वर्ड है। यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसके हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात सी इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए इसके बारे में एक डायग्राम भी रखा हुआ है इस मिशन के बारे में। तो देखते हैं क्या है कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन कह रहा है कि यह सपोर्ट 1000 इनोवेटिव आइडियाज टिल 2024 तक 1000 इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट करेगा। और ये जो पूरी पहल है यह प्रमोट जो मतलब आपका नवाचार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और शेड्यूल कास्ट के 1000 लोगों को इसके तहत सहायता प्रदान की जाएगी। यह पूरी पहल वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी के द्वारा लागू किया जा रहा है और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो यह आपका प्रश्न संख्या 48 हो गया। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि किर्गिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किर्गिस्तान एक देश की बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात यह न्यूज़ में क्यों रहा? तो हम तो जानते हैं किर्गिस्तान में इस समय पिछले वर्ष कुछ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। और मैं आपको बताऊँ किर्गिस्तान के बारे में आपको बताऊँ तो यह एकमात्र देश है मध्य एशिया में जहाँ पर लोकतंत्र किसी हद तक जीवित है अभी, लेकिन इसके खिलाफ वहाँ पर बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं
और इसी के तहत यह प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि यह मध्य एशिया का एक देश है जो कि कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो सही बात है। देखिए यहाँ पर मैंने मैप रखा हुआ है, आप लोग मैप ध्यान से देखिए। तो ये छोटा सा जो ऑरेंज कलर में ये है किर्गिस्तान आपका, यहाँ पर कजाकिस्तान है बाउंड्री पर देखिए आप, फिर चाइना है, आप देखिए यहाँ तजाकिस्तान है और यहाँ उज्बेकिस्तान। तो ये 4 कंट्रीज के द्वारा ये लैंड लॉक्ड कंट्री एक है किर्गिस्तान। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि तियान शान का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो देश के करीब 80% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके हिसाब से इसका आंसर हो गया सी। एक और दो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? वह प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थापित किया था, जिसे देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय माना जाता है? तो यह प्रश्न है नानाजी देशमुख के बारे में। जो नानाजी देशमुख की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई थी और इनका जो पूरा नाम था वो था चंडिका दास अमृतराव देशमुख और इनका जन्म करीब 1916 में हुआ था और 2010 के आसपास इनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और राजनेता भी थे। अब इनका अगर मैं जीवन के बारे में बताऊं आपको तो ये आरएसएस के सदस्य थे। इन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से एक विद्यालय की श्रृंखला शुरू की थी और इसके साथ ही साथ इन्होंने मध्य प्रदेश के चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का स्थापना किया, जो कि देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय था। अब इनके बारे में बताओ तो इनको 1999 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। 2019 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। तो इस कारण से यह चर्चा में रहा, ये न्यूज़ में भी रहे हैं। तो आप लोग को इनके बारे में ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछा सकता है। ये बीजेपी में भी शामिल रहे, जनसंघ पार्टी जब बनी उसमें भी शामिल रहे। 1975 का जो आपातकाल समय था उस समय जब जो आंदोलन हो रहे थे तो इनका उस आंदोलन का जो पूरा निर्माण है वो इनके द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ से इनके बारे में देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ब्लू फ्लैग के बारे में। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हाल ही में चर्चा में रहा और इसके बारे में मैंने प्रश्न जुलाई के जो करंट अफेयर्स था उसमें भी दिया हुआ था। प्रश्न वहाँ पर मैंने पूछा था कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। अगला तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है? 3 ऑप्शन दिया हुआ है, घोघला, कप्पड़ और राधानगर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोगों को आइडिया ना हो तो पर्यावरण मंत्री के द्वारा भारत के 5 राज्यों और 2 यूटीज में मिलाकर के करीब 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। यह जो ब्लू फ्लैग है वो FEE के द्वारा दिया जाता है। FEE डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE। इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है और अभी 8 समुद्री तटों को भारत में दिया गया है। कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चूंकि सिर्फ 8 समुद्री तट है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ज्योग्राफी के हिसाब से भी यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से तट है देखिए, पहला है शिवराजपुर जो कि द्वारका गुजरात में अवस्थित है। दूसरा है घोघला जो कि दीव में अवस्थित है। फिर कासरकोड और पादुबिद्री जो कि कर्नाटक में है। कप्पड़ केरल में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन जो कि उड़ीसा में अवस्थित है और राधानगर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अभी हाल ही में इन लोगों को दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो FEE डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या था देखिए, प्रश्न था, स्टेटमेंट था जो पहला स्टेटमेंट है कि यह गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गठित किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है कि मवेशियों से संबंधित योजनाओं के बारे में नीति बनाने और कार्यान्वयन को दिशा प्रदान करने के लिए RKA एक उच्च शक्ति वाला स्थायी निकाय है ताकि आजीविका उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा सके। तो इसका जो दोनों ही स्टेटमेंट वो सही है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इसकी जो वेबसाइट आप देखिए, ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की वेबसाइट है और यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं कि ये जो पूरा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, अभी पिछले वर्ष दीपावली के टाइम पर इसने कामधेनु दीपावली अभियान की भी शुरुआत की थी, जिसमें दीपावली उत्सव के लिए गोबर आधारित दियों, मोमबत्तियों, धूप, अगरबत्ती, यहाँ तक कि गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियों को भी गोबर के द्वारा निर्मित किया गया था। और यह प्रकृति के प्रति एक अच्छा व्यवहार स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो यह आप देखिए गायों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। इस प्रकार से आप इसके बारे में समझिए। अगला प्रश्न है कि कैस्टलोरिजा कहाँ पर है? कैस्टलोरिजो जो भी इसका नाम है, देखिए ध्यान से आप लोग इसकी स्पेलिंग समझिए, KASTELLORIZO। ये एक द्वीप का एक जगह है। आपके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है और मैंने जो भूमध्य सागर देश का एक भूमध्य सागर
से संबंधित एक मानचित्र पर वीडियो बनाया था, आप उसमें भी इस स्थान के बारे में देख सकते हैं। तो यह जो स्थान है वह भूमध्य सागर में अवस्थित है, जैसे कि आप समझ गए। और इससे पहले मैंने एक प्रश्न दिया था पिछले माह में, उसमें मैंने क्रीट आइलैंड के बारे में पूछा था। जो क्रीट आइलैंड था वो ग्रीस और तुर्की के मध्य विवादित क्षेत्र में आप लोग देखे थे वहाँ पर। और यह जो स्थान है जो इस प्रश्न में पूछा गया है वह भी तुर्की के पास अवस्थित है, जहाँ पर ग्रीस और तुर्की के मध्य विवाद है। तो ये स्थान भी भूमध्य सागर में और यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप लोग इसको भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ऑपरेशन ग्रीन को आत्मनिर्भर अभियान के एक भाग के रूप में निम्न में से किसके तहत कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑपरेशन ग्रीन की बात कर रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हम लोग जानते हैं क्या है, और उसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। तो यह जो पहल है वह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा की जा रही है आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत। इसमें हो क्या रहा है कि जो फल और सब्जियां जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके लिए रेलवे मंत्रालय के द्वारा मिल करके किसानों को रेल परिवहन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो यह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया AZD 7442 क्या है? अच्छा देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न मैंने हर करंट अफेयर्स के पेपर में पूछा हुआ है। आप लोग को एग्जैक्टली चीज़ें भले न याद हो, लेकिन आप लोग यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न है क्या कि अभी हाल ही में ट्रंप जो थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको एक टीका लगाया गया था और उस टीका संबंधित प्रश्न है। तो एक स्वीडिश ब्रिटिश ड्रग दिग्गज है जिनका नाम है एस्ट्राजेनेका, उनके द्वारा इसके निर्माण किया गया है और ये एक लॉन्ग एक्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का संयोजन करके बनाया गया है AZD 7442। तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न मैंने इससे पहले ही पूछे हुए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि IMF इसको प्रकाशित करता है। और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक से कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर हमको समझना है कि यह IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है थैलेसीमिया के बारे में। प्रश्न है कि थैलेसीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि यह लाल रक्त कोशिकाओं की विरासत में मिला एक विकार है, अर्थात रेड ब्लड सेल के बारे में बात कर रहा है कि विरासत में अर्थात आनुवंशिकी एक विकार है। अगला स्टेटमेंट है कि थैलेसीमिया वाले लोग पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। तो यह सही बात है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन में बहुत सहायक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है ऐसे बीमार से ग्रसित लोगों में, तो ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है बॉडी के हर हिस्सों में नहीं पहुंच पाती है। इस कारण से बॉडी के जो बाकी हिस्से होते हैं वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो यह एक लाल रक्त कोशिकाओं की आनुवांशिक बीमारी है और जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता। तो थैलेसीमिया के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो गया दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हम सब जानते हैं कि यह क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। यह पेरिस सम्मेलन 2015 जो हुआ था उसमें भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में भारत को ISA के अध्यक्ष के रूप में और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में वापस से 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है और इसी कारण से न्यूज में भी रहा। जो ISA की पहली बैठक है वो अक्टूबर 2018 में फ्रांस में आयोजित की गई थी। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था और इसकी जो पहली बैठक थी वो भारत में आयोजित की गई थी। तो यह स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। आप यहाँ से देखिएगा केवल A इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखा गया जोजिला टनल सुरंग कहाँ पर अवस्थित है। तो जोजिला टनल के बारे में आपको बताऊं तो यह टनल जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का कार्य करता है। यह नेशनल हाईवे 1 पर है, जो कि श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में एक संपर्क के लिए बनाया जा रहा है। ये 14.15 किलोमीटर लंबा एक टनल है और इसका निर्माण हाल ही में शुरू हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस कारण से न्यूज़ में रहा। इसका आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो कि है वो स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में प्रश्न है कि स्टार्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या है कि यह परियोजना शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए प्रत्यक्ष संबंधों के साथ उपायों के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में राज्यों का समर्थन करने का प्रयास करता है। तो यह सही बात है। यह जो परियोजना है वो शैक्षिक परिणामों के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए किया गया है
और मैं इसके बारे में बताऊं आपको तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें करीब भारत को $500 मिलियन की सहायता दी जा रही है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है यह। अगला स्टेटमेंट जो है वह है कि यह भारत के सभी राज्यों को कवर करेगा। तो यह बात गलत है, यह भारत के सभी राज्यों को कवर नहीं करता है। यह सिर्फ 5 या 6 राज्य हैं जिन्हें मैं आपको बताया, 6 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। सिर्फ इन्हीं राज्यों को कवर कर रहा है, भारत के सभी राज्यों को कवर नहीं कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस पहल के बारे में आपको बताऊं तो अभी एक परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया जा रहा है। यह जो परख संस्थान बनाया जाएगा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बनाया जा रहा है और यह भी स्टार्स परियोजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स 6478 क्या है? मैक्स 6478 यह प्रश्न मैंने पहले पूछा हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पर मैंने आपके सिर्फ रिवीजन के लिए इस प्रश्न को दिया था। यह गेहूं की एक किस्म है, तो आप देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबर में देखा गया राय चौधरी समीकरण किससे संबंधित है? राय चौधरी समीकरण, आप समझिएगा हाल ही में हुआ क्या कि जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई तो उसमें जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार था वह ब्लैक होल के लिए दिया गया और ब्लैक होल के लिए डॉक्टर रोजर पेनरोज को दिया गया था। जो डॉक्टर रोजर पेनरोज का जो कार्य है वह भारत के एक साइंटिस्ट थे जो कि कोलकाता में जन्मे थे। उनका नाम था अमल कुमार राय चौधरी, उनके कार्य पर आधारित है और अमल कुमार राय चौधरी के द्वारा राय चौधरी समीकरण की स्थापना की गई थी जो कि सामान्य सापेक्षता अर्थात जनरल रिलेटिविटी से संबंधित थी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर ए सही होगा। और मैंने इस ब्लैक होल के बारे में और इस नोबेल पुरस्कार के बारे में पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि गरबा के बारे में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गरबा को विश्व का सबसे लंबा नृत्य महोत्सव घोषित किया है? अब देखिएगा दोस्तों, गरबा के बारे में जानते हैं कि गुजरात में होता है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली गुजरात होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक डांडिया रास और एक गरबा, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो डांडिया रास होता है वह रंग बिरंगी डांडियों के साथ खेला जाता है, जबकि जो गरबा होता है उसमें हाथ और पैरों का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ गरबा की तुलना में डांडिया रास की जो गोलाकार चाल होती है बहुत जटिल होती है। जहाँ गरबा महिलाओं के द्वारा खेला जाता है वहीं जो डांडिया होता है वो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा खेला जाता है। तो नृत्य महोत्सव गुजरात ने अभी इसको हाल ही में सबसे लंबा नृत्य महोत्सव घोषित किया है और ये न्यूज़ में इसलिए मिला कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण से गरबा का आयोजन नहीं किया गया था, जो कि नवरात्रि पर होता है, लेकिन पिछले वर्ष इसका आयोजन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ग्रैप के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि ग्रैप केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। अगला स्टेटमेंट है कि यदि वायु की गुणवत्ता गंभीर प्लस या सेवर प्लस चरण तक पहुंचती है तो ग्रैप के तहत प्रतिक्रिया में स्कूलों को बंद करना और ऑड इवन रोड स्पेस एक्शन योजना को लागू करने जैसे चरम उपाय शामिल होते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, जो ग्रैप है वो एनआरसी के लिए बनाया गया है और यह पिछले 3 वर्षों से प्रभावी है। वहाँ पर ग्रैप केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस योजना में औद्योगिक वाहन और दहन उत्सर्जन में निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं होती है। दोस्तों यह जो पहल है यह सिर्फ तब लागू होता है जब वायु की जो गुणवत्ता है वो गंभीर प्लस स्थिति में चली आती है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नए इस तरह के कार्य किए जाते हैं जिसमें कि ऑड इवन योजना हुई या फिर स्कूलों को बंद करने से कार्यक्रम होते हैं, तो यह पूरा ग्रैप के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसका आंसर हो गया ए और बी दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है रुद्रम के बारे में। रुद्रम क्या है? तो रुद्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न स्टेटमेंट क्या है कि रुद्रम एक हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब देखिएगा अगला स्टेटमेंट है कि इस मिसाइल में फाइटर जेट से लॉन्च मापदंडों के आधार पर 100 किलोमीटर से अधिक की ऑपरेशनल रेंज है। दोस्तों अगर आपको मैं रुद्रम के बारे में बताऊं तो रुद्रम हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह जो मिसाइल है यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आप देखिए यहाँ पर डिजाइन है इसके बारे में, ये रुद्रम का एक इमेज है जिसमें लिखा है कि इंडियाज एंटी रेडिएशन रुद्रम मिसाइल है ये, और यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका कार्य क्या होता है समझिएगा कि यह विरोधी की रडार और संचार परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है
और अभी हाल ही में सुखोई 30 के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल होती है। तो इसका दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल के बारे में। प्रश्न क्या है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र फूल है जिसे साल में सिर्फ एक बार और सूर्यास्त के बाद खिलने के लिए जाना जाता है और उत्तराखंड में हिमालय की ऊंची पहुंच में देखा जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस बार 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का परेड देखा होगा तो आप लोगों ने वहां पर देखा होगा कि जो उत्तराखंड की झांकी थी उसमें सबसे पहले ही ब्रह्म कमल की तस्वीर बनाई गई थी, ब्रह्म कमल का एक इमेज बनाया गया था। तो जो ब्रह्म कमल है वो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है और इसका आयुर्वेदिक भी बहुत महत्व है। साथ ही साथ यहाँ पुराणों में बहुत महत्व दिया गया है इसका। केदारनाथ, बद्रीनाथ और जैसे जो पवित्र स्थान है वहां पर ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ब्रह्म कमल सिर्फ सूर्यास्त के बाद खिलने वाला एकमात्र फूल है जो कि साल भर में सिर्फ एक बार खिलता है और इसका जो नाम है वो भगवान ब्रह्मा के नाम पर भी रखा गया है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर हो गया ब्रह्म कमल। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में खबरों में देखा गया बेंगलोर रोज, ये रोज है ROS, गुलाब है ये, और कृष्णापुरम निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो ये प्याज की किस्म है। भारत ने भी इसको निर्यात करने का परमिशन दे दिया सरकार ने। और यह बेंगलोर रोज नाम समझ में आ जाता है कि बेंगलोर के आसपास उगाई जाती है। इसको 2015 में GI टैग प्रदान किया गया था। तो यहां से इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में। प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत नियंत्रित होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण होता है वो 1950 वाले अधिनियम में नहीं, 1951 वाले अधिनियम के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है कि पंजीकरण के इच्छुक जो दल होते हैं उनको उक्त धारा के तहत आयोग में तथा चुनाव आयोग में पंजीकरण कराने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अपने गठन की तिथि से, अर्थात जब उस दल का गठन किया जा रहा है उसकी तिथि से 30 दिन की अवधि के अंदर तक आयोग के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है। अब यह आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाए इस बात को समझिएगा कि किसी भी न्यूज़पेपर में आपको इसका प्रस्तुति देनी पड़ती है और अगर किसी अन्य व्यक्ति को या फिर किसी अन्य दल को उससे कोई भी आपत्ति होती है तो वह चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल का पंजीकरण किया जाता है चुनाव आयोग के अंतर्गत। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पहला कथन सही गलत है, दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर केवल B सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना जो कि अप्रैल में 2020 में शुरू की गई थी, हाल ही में अक्टूबर 2020 में फिर से चर्चा में रही थी। देखिए क्यों रही थी। तो स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरेलू मालिकों को अधिकार रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। तो हाल ही में भौतिक संपत्ति कार्ड तो फिजिकल फॉर्म में संपत्ति कार्ड को जारी करने का स्टार्ट किया गया है, इस वजह से यह न्यूज में रहा था। यह कथन सही है। और जो अगला कथन है वह है कि इस योजना को 4 साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और इसमें देश के लगभग 6.62 लाख गांव शामिल होंगे। तो यह कथन भी सही है। इसका आंसर हो गया C। 1 और 2 दोनों कथन सही है। जो आज का लास्ट प्रश्न है वह प्रश्न क्या है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में जल का कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो गोवा भी एक ऐसा मात्र राज्य बना है जिसने 11 अक्टूबर 2020 जिसने पिछले वर्ष 2020 में अपने सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है। तो यह पहला राज्य है ऐसा गोवा। तो इसका आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो हमारा US C09 पेपर है उसके 50 प्रश्न का डिस्कशन हो चुका है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत रहा है और आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप लोग बाकी लोगों से जो कि अभ्यास निरंतर कर रहे हैं उनसे पिछड़ते जाएंगे। और अगर आप एक बार पिछड़ गए तो आपके पीछे जो बैकलोड बच जाएगा, जो चीज़ें प्रश्न पत्र बच जाएंगे देने के लिए, वह प्रश्न पत्र समय के साथ आपके ऊपर बर्डन का काम करेंगे और फिर वो पूरे के पूरे प्रश्न पत्र आप में छूटते रह जाएंगे और पूरे इस दौड़ में पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मेंस के लिए हमारे द्वारा एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है फरवरी बैच में 1 फरवरी से, वह है सृजन। और इसका शुल्क और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है सामने, आप लोग उस पर संपर्क करिए और आपके सभी
जो आवश्यक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।